Hello students, so in the previous lecture we were talking about different types of mutations. ठीक है, तो आज भी इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं and we'll talk about the genetic disorders in this lecture. ठीक है, so we'll try to cover up as many disorders as possible. So I hope it's very clear now what does mutation mean. आपको mutation का मतलब तो पता चल गया, sudden change in the genetic material that could be in the nitrogen base or in a base pair or in the whole chromosome or in the DNA. So that is termed as mutation. It should be sudden. ठीक है? So genetic mutation को we can divide into two parts as Mendelian mutations and chromosomal aberrations. ठीक है, आप क्रोमोसोमल एब्रेशंस पढ़ चुके हो और आप जेनेटिक म्यूटेशंस भी देख चुके हो. मेंडेलियन म्यूटेशन. ठीक है, सो इन दिस लेक्चर स्पेसिफिकली वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द डिसीज. जो डिसीज कॉज होता है ना इन म्यूटेशंस की वजह से, उन डिसीज के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में. सो जेनेटिक म्यूटेशन को दो ब्रॉड कैटेगरी में आप डाल सकते हो, दैट इज क्रोमोसोमल एबरेशंस एंड द मेंडेलियन म्यूटेशन. सो विल स्टार्ट विद द मेंडेलियन म्यूटेशन फर्स्ट. ठीक है, सो मेंडेलियन म्यूटेशन में क्या होना चाहिए? देयर शुड बी म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन. ठीक है, जो आप पहले आगे पढ़ चुके हो. सो देयर शुड बी mutation in single gene that is termed as the Mendelian mutation. ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल if you take for the Mendelian mutation that is sickle cell anemia. ठीक है, तो ध्यान से सुनो, sickle cell anemia में क्या होता है, किस तरीके से म्यूटेशन होता है. ठीक है, so the broader categories that is chromosomal aberration. क्या होता है chromosomal aberration में आप पढ़ चुके हो. जेनेटिक म्यूटेशन में क्या होता है ये पढ़ चुके हो. आज के लेक्चर में अपन डिसीज डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये म्यूटेशन हुआ, क्रोमोसोमल एबरेशन हुआ तो कौन सा डिसीज होगा, अगर मेंडेलियन म्यूटेशन हुआ तो कौन सा डिसीज होगा, वो डिस्कस किया जाएगा. ठीक है, सो मेंडेलियन म्यूटेशन में विल गो थ्रू दी सिकल सेल अनीमिया. जस्ट अ सेकेंड. So it's very simple if you pay attention. Sickle cell anemia. Now in sickle cell anemia, the abnormal, दिस इज रिलेटेड टू द आरबीसी. सो आरबीसी की जब बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन आता है. सो यहां पे जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इज रिप्रेजेंटेड एज HbS. ठीक है, ये कौन सा हीमोग्लोबिन है? HbS. जीनोटिपिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज HbS. जैसे आप नहीं लिखते थे टॉल तो कैपिटल टी, डॉर्फ तो स्मॉल टी, उसी तरीके से जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एज HbS. ठीक है, और जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है इज represented as HB. It is represented as HB. That means agar if an organism, if an individual has this genotype HbA, the organism is going to be having normal HB. मतलब उसको सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा. बट अगर ये वाला जीनोटाइप इस ऑर्गेनिज्म के पास है तो उसको क्या होगा? The person is going to suffer from sickle cell anemia because the hemoglobin is going to be abnormal. ठीक है, so now
Okay, so let's talk about the hemoglobin. So a hemoglobin molecule consists of 2 alpha chains and 2 beta chains. Consist of 2 alpha and 2 beta chain. 2 alpha and 2 beta chain होती है किसके पास? With the molecule of hemoglobin. अब ये जो 2 बीटा चेन है इसकी जो 6th पोजीशन होती है, ओके, सो द 6th पोजीशन जो हीमोग्लोबिन का है, उस 6th पोजीशन पे देयर इज ट्रांसफर और देयर इज रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड विथ वेलाइन. Glutamic acid is replaced by another amino acid that is वेलाइन. ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि यार सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है. तो जो 2 अल्फा चेन्स होती है हीमोग्लोबिन के पास और 2 बीटा चेन होती है, तो इन दोनों में क्या होता है, जो बीटा चेन है उस बीटा चेन की जो 6th पोजीशन है किसकी? कोड्स की, है ना. जो 6th पोजीशन है कोड्स की, उस 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड की जगह पे कौन आ जाता है? वेलाइन आ जाता है. कौन आ जाता है? वेलाइन आ जाता है. क्यों आता है वेलाइन? सो लेट्स चेक इट. तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट इन नॉर्मल कंडीशन कि नॉर्मल जीनोटाइप क्या होता है. सो नॉर्मल जीनोटाइप अगर देखिए, दिस इज डीएनए. अगर मैं बनाता हूं CTC, ये 6th पोजीशन का जो कोड है, ठीक है, डीएनए के ऊपर, तो जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री कोड होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या होगा? ओके, दिस इज गोइंग टू बी C के साथ G, T के साथ A एंड यहाँ पे भी G. दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री कोड. सो दिस इज द 6th पोजीशन ऑफ द डीएनए, ठीक है, या फिर 6th पोजीशन ऑफ द बीटा चेन. डन. तो यहाँ पे ये कोड्स होने चाहिए. तो ये जब कोड्स अवेलेबल है तो इसका क्या बनेगा? इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्योंकि आई वांट टू मेक अ प्रोटीन. ट्रांसक्रिप्शन होगा, और जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो मेरी जो रेड वाली स्ट्रैंड इट इज वर्किंग एज ए टेम्पलेट. ये किसका काम करेगी? टेम्पलेट. मतलब जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो कोड्स यहां से कॉपी करेगा, ठीक है. सो मैसेंजर आरएनए जो फॉर्म होता है, उस मैसेंजर आरएनए के पास कौन से कोड्स आएंगे? सो द मैसेंजर आरएनए वुड कंटेन CK, G, T के लिए क्या कोड कॉपी करेगा? सो T की जगह कोड आ जाएगा A, C की जगह आ जाएगा G, ठीक है. ये वाला कोड किसके पास आ जाएगा? दिस कोड इज टू बी कैरिड बाय द मैसेंजर आरएनए. तो ये कौन हो गया? दिस इज गोइंग टू बी द कोडोन. दिस इज द कोडोन. अगर आपने ध्यान दिया, कोडोन क्या होता है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये वाला कोडोन आएगा. अब जब इस कोडोन का ट्रांसलेशन होगा, when this codon is being translated, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस जो होगा आरबीसी के पास जाके, तो ये कोडोन की वजह से व्हाट वी गेट इज वी गेट ग्लूटामिक एसिड. क्या मिलता है? ग्लूटामिक एसिड बनता है. दिस इज द नॉर्मल फिनोमिना विच इज ऑब्जर्व्ड कि जो नॉर्मल जीनोटाइप होगा ये वाला होगा जिसमें ये टेम्पलेट का काम करेगा, और जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उस मैसेंजर आरएनए में ये वाला कोडोन बनेगा. और जब इस कोडोन से आप अमीनो एसिड बनाओगे तो जो अमीनो एसिड मिलेगा आपको वो है ग्लूटामिक एसिड. सो दिस इज द केस व्हेन द जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी HbA, है ना. ये नॉर्मल वाली कंडीशन आपने बोली, नॉर्मल हीमोग्लोबिन. सो दिस इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ द नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है. अगर इफ दिस इज प्रेजेंट, सो दिस इज गोइंग टू कॉज एबनॉर्मलिटी. तो ग्लूटामिक एसिड की जगह पे व्हाट वुड आई गेट इज वेलाइन. वेलाइन क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे कोडोन्स में कुछ प्रॉब्लम होगा, है ना. कोडोन्स आर गोइंग टू बी रिप्लेस और कोडोन्स आर गोइंग टू बी चेंज्ड. सो लेट्स सी व्हाट चेंज डू वी ऑब्जर्व. तो मैं इसको रब कर रहा हूं इतने सेक्शन को, ठीक है.
So let's put it as HbS. ठीक है, तो HbS is for abnormal one. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? सो लेट्स टॉक अबाउट दी डीएनए अगेन. सो यहां पे इंस्टेड ऑफ T, ड्यू टू द abnormality, the DNA consists A. So this is CAC. ठीक है, और साथ में जो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अब क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी G. A है तो A के सामने कौन होता है? A के सामने T होता है और G होगा. तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये वाला स्ट्रैंड जो है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी चेंज हो चुका है. अब अगेन दिस वुड वर्क एज अ टेम्पलेट. दिस इज गोइंग टू वर्क एज अ टेम्पलेट. दिस इज गोइंग टू वर्क एज अ टेम्पलेट. तो क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन करते हैं. सो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे. ठीक है, अगर ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो मैसेंजर आरएनए बनेगा. तो ये जो मैसेंजर आरएनए है, इसके पास कौन से कोडोन्स आने वाले हैं? ओके, दिस इज द कोड विद द डीएनए. तो इसके पास कौन से कोडोन्स आने वाले हैं? सो दिस इज गोइंग टू कैरी सी की जगह पे जी, ए की जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? थाइमिन होता है. बट मैं मैसेंजर आरएनए बना रहा हूं, आरएनए बना रहा हूं, इसलिए मैं थाइमिन नहीं लिख सकता हूं. मुझे यूरासिल लिखना पड़ेगा. तो मैं लिखूंगा यू और यहां पे क्या आ जाएगा? फिर से जी. सो ये बनेगा कोडोन. ठीक है, आप देख सकते हो यहां पे क्या कोडोन बना था और यहां पे कौन सा कोडोन बन रहा है. सो दिस इज द कोडोन वी हैव. नाउ दिस कोडोन व्हेन ट्रांसलेटेड, this codon when translated it results in formation of an amino acid that is valine. That is valine. So I hope you're getting the idea कि because of this change, यहां पे T था, यहां पे A आ गया, तो जो प्रोडक्ट है अमीनो एसिड का प्रोडक्ट वो चेंज हो चुका है. और जो अमीनो एसिड फिर मिलकर प्रोटीन्स बनाएगी, वो प्रोटीन्स भी अलग हो जाएंगे. ठीक है, सिंपल एंड इजी. अब अगर इसको मुझे म्यूटेशन के ग्रुप में डालना हो तो विच म्यूटेशन वुड आई टर्म इट एज? ट्रांजिशन म्यूटेशन या फिर ट्रांसवर्शन म्यूटेशन? ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं दिस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज ट्रांसवर्शन म्यूटेशन. आपको मुझे बताना व्हाई आई एम टर्मिंग इट एज ट्रांसवर्शन म्यूटेशन. आपको व्हाट्सएप करना है मुझे. ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज गोइंग टू बी ट्रांसवर्जन म्यूटेशन. So why I'm terming it as transversion mutation, you need to tell me through WhatsApp. Done? Is it clear? So because of this change, because this is the abnormality caused by HbS, ठीक है, तो यहाँ पे T की जगह पे A आ जाता है और जिसकी वजह से जो एंड प्रोडक्ट है, जो एंड अमीनो एसिड है, वो भी चेंज हो जाता है. वो वेलाइन हो जाता है. वो क्या हो जाता है? वेलाइन हो जाता है. ठीक है, सिंपल एंड इजी. नाउ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वेलाइन इन द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये वेलाइन क्या करता है? दूसरे हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग करता है. ग्लूटामिक एसिड बॉन्डिंग नहीं करता था दूसरे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के साथ, बट वेलाइन क्या करता है? वेलाइन बॉन्डिंग करता है दूसरे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स के साथ और पॉलीमराइजेशन होता है. क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन द पॉलीमराइजेशन व्हिच लीड्स टू द चेंज इन द शेप ऑफ द आरबीसी, जिसकी वजह से आरबीसी का शेप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. Normally RBC is biconcave shape, but because of the polymerization due to the bonding of valine to the another valine of the RBC, this results in polymerization and the change in the shape is known as sickle shaped. ठीक है, so I'll put it up. ठीक है, तो क्या लिखेंगे अब? ड्यू टू वेलाइन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स विद अदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इन पॉलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ड्यू टू presence of valine. It causes
bonding between other hemoglobin molecule possessing valine. ठीक है, due to the presence of valine it causes bonding between the other hemoglobin molecule possessing valine. This leads to, क्योंकि जो HbS वाला इंडिविजुअल है जिसका हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव है उसके तो हर एक हीमोग्लोबिन पे क्या होगा, वेलाइन ही होगा ना. ओके, तो जितने भी वेलाइन वाले हीमोग्लोबिन होंगे वो एक दूसरे से बाइंड करेंगे. सो दिस रिजल्ट्स इन पॉलीमराइजेशन in of hemoglobin molecule. This results in polymerization of hemoglobin molecule because valine is binding with the another valine present on the other hemoglobin. ठीक है, तो एक लंबी सी चेन बनेगी, रिलीज इन पॉलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन. फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है, which results in change of shape, which results in change of shape of RBC because hemoglobin is a part of RBC. तो अगर RBC में कोई डिफॉर्मिटीज आती है तो वो कहां पे एक्सप्रेस होगी, वो RBC में एक्सप्रेस होगी. तो RBC being biconcave shaped, it is going to have the sickle shape. It's going to have sickle shape. ठीक है, ये जो चेंज है, ओके, ये जो आपने चेंज देखा इन द शेप ऑफ द आरबीसी, दिस इज नोन एज द प्राइमरी इफेक्ट. दिस इज द प्राइमरी इफेक्ट. ठीक है, सेकेंडरी इफेक्ट क्या हो देखते हैं. इज इट क्लियर. जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन है उसमें जो वेलाइन है वो क्या करेगा, इट कॉजेस बाइंडिंग बिटवीन अदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स possessing valine, and this leads to polymerization of hemoglobin molecules forming a long chain of hemoglobin, which results in what, which results in the change of shape of RBC because hemoglobin is a part of RBC. so अगर hemoglobin में कोई change होगा that is going to be reflected on the RBC. क्या शेप चेंज होगा, सो बाइकनकेव शेप जो था आरबीसी का वो अब क्या हो जाएगा, इट वुड टर्न आउट टू बी सिकल शेप्ड, एंड दिस इज नोन एज द प्राइमरी इफेक्ट. इसे क्या कहा जाएगा, प्राइमरी इफेक्ट कहा जाएगा. नाउ व्हाट आर द सेकेंडरी इफेक्ट्स. अब शेप चेंज होने की वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए और वो सब प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज सेकेंडरी इफेक्ट. ठीक है, सो द सेकेंडरी इफेक्ट इज गोइंग टू बी द आरबीसी बिकॉज ऑफ द चेंज इन द शेप कैन नॉट पास थ्रू द नैरो कैपिलरीज. cannot pass through narrow capillaries. ठीक है, अब अगर ये आरबीसी पास ही नहीं हो पा रहा है नैरो कैपिलरीज की वजह से, जो आरबीसी कैरी करता है मेन चीज दैट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा. ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन सप्लाई
क्या हो जाएगी, इज डिस्टर्ब्ड, क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा, ब्लड ठीक से आपकी बॉडी के ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच रहा है, सो जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपकी बॉडी का, जिसको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑर्गन क्या हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा, बिकॉज ऑक्सीजन उसे नहीं मिल रहा है। सो विच इज द मेन ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, दैट इज गोइंग टू बी द ब्रेन। सो बिकॉज ऑफ दिस इट कॉजेज ब्रेन डैमेज। क्या होता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है। ठीक है, दूसरी एक चीज आपको देखने को मिलेगी, जो स्प्लिन है, वो स्प्लिन क्या करेगा, स्प्लिन कॉसेज ब्रेकडाउन ऑफ एबनॉर्मल आरबीसी। स्प्लिन causes breakdown of abnormal RBC. Spleen causes breakdown of abnormal RBC. ओके, और जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होने लगेगा तो क्या होगा, आरबीसी का काउंट डिक्रीज हो जाएगा। आरबीसी काउंट डिक्रीजेस, और अगर आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाएगा तो क्या कंडीशन क्रिएट होगी, व्हाट कंडीशन इज गोइंग टू बी क्रिएटेड, सो द कंडीशन इज नोन एज अनेमिया। आरबीसी काउंट डिक्रीज होने की वजह से द पर्सन इज गोइंग टू सफर फ्रॉम अनेमिया। ठीक है, तो ये जो भी मैंने इफेक्ट्स लिखे, ये सेकेंड डिग्री इफेक्ट है। प्राइमरी इफेक्ट्स कौन से थे, प्राइमरी इफेक्ट्स वाज द चेंज इन द शेप। सो प्राइमरी इफेक्ट की वजह से जो दूसरे इफेक्ट्स आए, सेकेंडरी इफेक्ट्स, वो ये मैंने लिखे हुए। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से ब्रेन तो डैमेज होगा, काफी सारे दूसरे ऑर्गन्स में भी डैमेज होने लगेगा। ये तो खाली मैंने यहाँ पे ब्रेन लिखा हुआ है। ठीक है, डन, सिंपल एंड इजी। ओके, गुड। नाउ जीनोटाइप अगर देखें तो अगर ये जीनोटाइप एग्जिस्ट करता है, HbA, HB, if this genotype exists in an individual, so क्या होगा, no sickle cell anemia, no defective RBC, ठीक है। If it is like this, HbS, अगर ये कंडीशन है, ये जीनोटाइप है, तो क्या होगा, दिस इज गोइंग टू कॉज एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, या फिर एबनॉर्मल आरबीसी। ठीक है, जिससे क्या होगा, कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी, दैट इज गोइंग टू कॉज सिकल सेल anemia. It's going to cause sickle cell anemia. ठीक है, and it is going to cause death of the child. Death during childhood. ठीक है, और आपने पढ़ा था कि death during childhood होता है, तो it is termed as what? It is termed as sublethality. It is termed as sublethality. Previous lectures में इसकी बात हो चुकी है. Done. So if this genotype is present, the person is going to suffer from sickle cell anemia. ठीक है, the person is not going to survive क्योंकि उसकी death कब हो जाएगी? The person is going to die during the childhood. So that is termed as sublethality. कोई दूसरा genotype exist करता है क्या? Yes, करता है. कौन सा करेगा? So that is going to be HbA and HbS. ये कंडीशन भी राइज करेगी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे HbA है विच इज फॉर नॉर्मल आरबीसी और HbS है विच इज फॉर एबनॉर्मल आरबीसी। तो यार यहाँ पे क्या होगा,
what is going to happen? So HbN HbS is a very good example of codominance, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों अपने आप को क्या करेंगे, they are going to show their expression. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, this is the example of codominance. This is the example of codominance. Abnormal hemoglobin, ठीक है, abnormal hemoglobin both are formed. Abnormal hemoglobin and normal hemoglobin both are formed. ठीक है, अब होता क्या है, अगर दिस इज नॉट एज सीरियस एज दिस वन, ये वाली जो कंडीशन इतनी सीरियस नहीं है कंपेयर टू दी सिकल सेल एनीमिया, बट होता क्या है कि अगर ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है, इफ देयर इज ड्रॉप इन दी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, ये जो हीमोग्लोबिन है, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, उसका प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा. तो मैं अब लिखता हूं, इफ डिक्रीज इन O2 concentration, if decrease in O2 concentration, ठीक है, this would lead to the higher amount of sickle shape hemoglobin. This will lead to the higher amount of sickle shaped hemoglobin. ठीक है, तो कंडीशन फिर इस तरीके से हो जाएगी. बट यहाँ पे क्या चाहिए, ऑक्सीजन का लेवल कम चाहिए. अगर ऑक्सीजन आराम से मिल रहा है तो ये कंडीशन फैटल नहीं है, बट ऑक्सीजन का अगर कंसंट्रेशन कम हो जाता है, देन ओनली द कंडीशन इज सपोज टू बी फैटी. ठीक है, अब यार ये तो बहुत भयानक कंडीशन, दिस इज अ वेरी ड्रेडफुल कंडीशन, बट दे हैव अ बेनिफिट. इन दोनों के केस में एक बेनिफिट है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन शेप ऑफ द आरबीसी. द आरबीसी कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड बाय अ प्रोटोजोआ नोन एज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. मतलब ये जो लोग हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया. They are resistant to malaria because malaria कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉज करता है. Because of the change in shape of the RBC, the plasmodium vivax is not able to penetrate the RBC. Because of change of shape. Because of change in shape of RBC, Plasmodium vivax, it is a protozoa, is not able to penetrate RBC, and as it is not able to penetrate, it cannot enter the RBC, और जो further reactions will cause नहीं हो पाएंगे. ठीक है, so persons suffering from sickle cell anemia are resistant to whom? Are resistant to malaria. ठीक है, सिंपल एंड इजी. द मोर रेजिस्टेंट कौन है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट तो ये अकेला होगा ना. सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर नाउ, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा बात करी सिकल सेल एनीमिया के बारे में, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें मैं मान के चलता हूं. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट अदर डिसीज. So let's talk about phenylketonuria. So phenylketonuria की अगर बात करें,
ठीक है, फिनाइल केटोनूरिया की अगर बात करते हैं, इट इज रिटन एज PKU, उसको PKU भी कहा जाता है. नाउ व्हाई इज इट डिफेक्ट, व्हाई इज दिस डिफेक्ट कॉज्ड? सो इट इज कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्ट इन डिफेक्ट इन 12th क्रोमोसोम. कौन सा क्रोमोसोम? 12th क्रोमोसोम में डिफेक्ट होने की वजह से फिनाइल कीटोनुरिया होता है. एंड दिस डिसीज इज टर्म्ड एज ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज. इज टर्म्ड एज ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस? Because of the defect in the 12th chromosome, there is जो एंजाइम बनता था फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज, उसका फॉर्मेशन नहीं होता. बिकॉज ऑफ द एब्सेंस और डिलीशन और डिफेक्ट इन द 12th क्रोमोसोम, द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज इज नॉट डन. तो यार फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज किस काम में आता है? तो यहां पे लेट्स पुट इट एज फिनाइल एलनिन. ठीक है. फिनाइल एलनिन से अगर टायरोसिन का फॉर्मेशन करना है, फिनाइल एलनिन से अगर टायरोसिन का फॉर्मेशन करना है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे रिक्वायर्ड है वो है एंजाइम. और वो एंजाइम का नाम क्या है? फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज. फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज इज द नेम ऑफ द एंजाइम. ठीक है. सो अगर 12th क्रोमोसोम इज नॉट डिफेक्टिव, तो नॉर्मली क्या बनेगा? ये फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज बन जाएगा. और जो फिनाइल एलनिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. एक और बात मैं बताता हूं, टायरोसिन जो है उसे फर्दर कन्वर्ट किया जाता है. टायरोसिन इज फर्दर converted into melanin. This is a color pigment. This is a color pigment. इसका काम क्या है? इसका काम है अपने स्किन को, अपने बॉडी में कलर प्रोड्यूस करना. मेलानिन इज अ कलर पिगमेंट. ठीक है. तो उसका फॉर्मेशन किससे होता है? टायरोसिन से होता है. टायरोसिन को जब ट्रीट किया जाता है एंजाइम से, टायरोसिनेस नाम का एंजाइम अगर एक्ट करेगा तो टायरोसिन का कन्वर्जन हो जाएगा किसमें? मेलानिन में है. और ये क्या करेगा? इट गिव्स अस द कलर. ठीक है. तो अगर ये वाला एंजाइम एब्सेंट है, टायरोसिन इज एब्सेंट. ठीक है. ये कंडीशन, एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, अगर टायरोसिनेस नाम का एंजाइम एब्सेंट है, सो दिस वुड लीड टू अ कंडीशन नोन एज due to presence of recessive gene small c. Tyrosinase is absent due to presence of recessive gene small c. Okay, the condition is termed as albinism. कंडीशन को क्या कहा जाएगा? अल्बिनिज्म कहा जाएगा. मतलब जो इंडिविजुअल है उसकी बॉडी में कोई कलर पिगमेंट होगा ही नहीं. जैसे आपने देखा होगा व्हाइट पिकॉक, वी टर्म इट एज व्हाइट पिकॉक, व्हाइट टाइगर या फिर व्हाइट एलिफेंट. तो दिस आर नॉट व्हाइट एक्चुअली, दे आर कलरलेस. ह्यूमंस में भी आपने देखा होगा काफी सारे ह्यूमंस ऐसे होते हैं जिनकी स्किन एकदम व्हाइट होती है, आईब्रोज भी व्हाइट होती है, बाल भी व्हाइट होते हैं. क्यों व्हाइट होते हैं? बिकॉज उनके पास मेलानिन नाम का कलर पिगमेंट नहीं है, क्योंकि उनका जीन डिफेक्टिव है. टायरोसिनेस नाम का एंजाइम उनके पास प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. और टायरोसिनेस अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो टायरोसिन का कन्वर्जन मेलानिन में नहीं होगा. और मेलानिन नहीं होगा तो स्किन को अपना कलर नहीं मिलेगा. सो द व्हाइट टाइगर, व्हाइट पिकॉक आर एक्चुअली नॉट व्हाइट, they are colorless. They are
क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं. एंड वी टर्म दैट कंडीशन एज एल्बिनो. क्या कहते हैं, एल्बिनो. इट्स नॉट व्हाइट, इट्स एक्चुअली कलरलेस. तो आप बोलोगे ये एल्बिनो है, इट्स अ एल्बिनो टाइगर, इट्स अ एल्बिनो पीकॉक, और इट्स एन एल्बिनो ह्यूमन बीइंग. व्हाइट माउस भी देखे हो गया आपने. सो व्हाइट इज नॉट कलर एक्चुअली, इट्स ड्यू टू द कलरलेस. तो आप कंडीशन को क्या बोलोगे, एल्बिनो है. डन. सो दिस वाज वन कंडीशन, albino, because of the small c arising in homozygous condition. तो ये कंडीशन क्रिएट होती है. मैं फिर से इस पे आ जाता हूं. I'll rub this down. सो अगर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज प्रेजेंट नहीं है तो टायरोसिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और फिनाइल एलेनिन का प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस. Concentration increases in absence of phenylalanine hydroxylase. ठीक है, तो concentration of phenylalanine increases in absence of phenylalanine hydroxylase. और होगा क्या, जो phenylalanine है it would start depositing in phenylalanine starts accumulating in cerebrospinal fluid. ठीक है, इट स्टार्ट्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. पता है ना आपको, आपके ब्रेन के सराउंडिंग में, आपकी नर्व कॉर्ड के सराउंडिंग में जो फ्लूइड होता है उसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है. तो जो फिनाइल एलेनिन जो एक्सेसिव बन रहा है, ओके, वो कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेटिंग इन दी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड जॉइंट्स ठीक है, अगर जॉइंट्स में जमा हो रहा है phenylalanine, the condition is termed as arthritis. आर्थराइटिस कहा जाएगा इस कंडीशन को. और अगर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में अगर डिपॉजिट हो रहा है, सो दिस इज गोइंग टू कॉज ब्रेन डैमेज. ब्रेन डैमेज which is termed as pyruvic acid idiocy. Which is termed as pyruvic acid idiocy. ठीक है, सो ब्रेन डैमेज होगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के डिपोजिशन की वजह से. सॉरी, because of the phenylalanine present in the cerebrospinal fluid, it's going to damage the functions of the brain. ठीक है, तो जो कंडीशन क्रिएट होगी that is termed as pyruvic acid idiocy. और अगर जॉइंट्स में डिपॉजिट हो रहा है फिनाइलएलेनिन तो कंडीशन को कहा जाता है आर्थराइटिस. ठीक है, और किडनी भी इसका एब्जॉर्प्शन नहीं करती फिनाइलएलेनिन का, तो लॉट ऑफ फिनाइलएलेनिन इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू यूरिन. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिखता हूँ. दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज देयर इज डिफेक्ट विद द 12th क्रोमोसोम, जिसकी वजह से there is absence of what, there is absence of phenylalanine hydroxylase. अगर प्रेजेंट होता तो टायरोसिन बन जाता, टायरोसिन बनने के बाद मेलानिन बन जाता, नॉर्मल फंक्शनिंग होती. बट यहाँ पे 12th में डिफेक्ट है, इसलिए इस चीज का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. Absorption by kidney is less. So phenylalanine is excreted out through urine. It is excreted out through यूरिन.
ठीक है, क्लियर है, सिंपल एंड इजी. So let's move to the another disease. Let's move to the another disease that is going to be cystic fibrosis. Okay, so let's talk about cystic fibrosis. So कौन डिफेक्ट है, कौन सा क्रोमोसोम डिफेक्ट है? So this is due to defective 7th chromosome. This is due to defective 7th chromosome, and it is autosomal recessive disorder. Recessive disorder. ठीक है. What happens if defective 7th chromosome is present? It leads to the formation of defective glycoproteins, causes defective glycoproteins. It causes defective glycoproteins, okay, which leads to salty sweat. Leads to salty sweat, okay, and also causes mucus deposition in lungs and pancreas. In lungs and pancreas, and fibrous cyst. cyst समझते हैं, cyst is गिठान टाइप, गांठ बोलते जिसे. So causes fibrous cyst in pancreas. Causes fibrous cyst in pancreas. ठीक है. So this is all about cystic fibrosis. 7th क्रोमोसोम डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, सॉल्टी स्वेट एंड म्यूकस इन लंग्स एंड पेनक्रियास. तो आप देख सकते हो अगर म्यूकस का प्रोपोर्शन लंग्स में बढ़ जाएगा, इट इज गोइंग टू कॉज ब्रीदिंग इश्यूज. ओके, अगर पेनक्रियास में बढ़ जाएगा तो इट इज गोइंग टू कॉज मेटाबॉलिज्म इश्यूज. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रीदिंग एंड मेटाबॉलिज्म इश्यूज यहां पे आपको देखने को मिलेगा. डन. सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर डिसीज दैट इज हंटिंगटन कोरिया. हंटिंगटन कोरिया देख लेते हैं. हंटिंगटन कोरिया. कौन सा क्रोमोसोम डिफेक्टिव है? सो डिफेक्टिव 4th क्रोमोसोम. डिफेक्टिव 4th क्रोमोसोम एंड दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट. जो बीमारी है यानी इसे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज कहा जाता है. मतलब वन ऑफ दी कैपिटल अल्फाबेट्स आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व. डोमिनेंट की अगर बात करें तो दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव 4th क्रोमोसोम जो ब्रेन टिश्यू होता है इट स्टार्ट्स डीजनरेटिंग. बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव 4th क्रोमोसोम brain tissue starts degenerating.
डिजनरेटिंग या फिर डिग्रेड होने लगेगा। तो अगर डिजनरेट हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, तो क्या होगा? ब्रेन साइज डिक्रीजेस और द ब्रेन starts to shrink. ठीक है? So if brain starts to shrink, it becomes but obvious क्या प्रॉब्लम हो सकती है? So this is going to cause a lot of mental issues. It is going to cause a lot of mental issues. ठीक है? Then let's talk about myotonic dystrophy. मायोटोनिक डिस्ट्रोफी देख लेते हैं। तो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की अगर मैं बात करता हूं तो इट इज कॉज्ड ड्यू टू दी डिफेक्टिव 19th chromosome. See, from the competitive point of view, it becomes very important कि आप इन चीजों को याद रखो कौन सा क्रोमोसोम डिफेक्टिव है। ठीक है? इन टेक्स्ट बुक्स वी डोंट हैव ऑल द डिटेल्स अवेलेबल, तो मेक श्योर यू आर listening, going to the lecture properly. So defective 19th chromosome, ठीक है, it is a autosomal dominant disease. अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो ऑटोसोमल मतलब कौन से क्रोमोसोम्स? फ्रॉम 1 to 44 क्रोमोसोम, दोज आर ऑटोसोम्स, है ना, बिकॉज 45th and 46 आर व्हाट? दे आर जेंडर क्रोमोसोम्स, उन्हें एलोसोम्स कहा जाता है। तो अगर 45 और 46 में डिफेक्ट है तो आई टर्म इट एज सेक्स लिंक्ड डिसीज। ठीक है? बट यहां पे 1 से लेके 44 19th आ जाएगा ना 1 से लेके 44th में, तो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज लिख रहा हूं। ठीक है? सो क्या होगा यहां पे? माइल्ड मायोटोनिया, mild myotonia is observed, as well as weakness in musculature of face, weakness in musculature of face is observed. ठीक है? Simple and easy. So this were all the disease. ओके, वी आर लेफ्ट विद द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पार्ट। तो वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वाला पार्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर आई वाज टॉकिंग अबाउट द पेडिग्री एनालिसिस। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको बताना है कि जो पेडिग्री है ये कौन सी वाली पेडिग्री है, इज इट ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है या फिर सेक्स लिंक्ड है। तो मुझे कोई व्हाट्सएप आया नहीं है अभी तक रिगार्डिंग दैट टॉपिक। ठीक है? सो मेक श्योर कि आप जब उस लेक्चर को देख रहे हो वो क्वेश्चंस आपको आए तो आप उसे सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कर दो। तो पेडिग्री वाला थोड़ा पार्ट बाकी रह गया है। ओके, मैं आई स्टार्टेड विद द म्यूटेशन इन दिस लेक्चर। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें व्हाट वी विल डू इज वी वुड गो थ्रू दी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स देख लेंगे और पेडिग्री एनालिसिस की जो बात चल रही थी, जो टॉपिक चल रहा था, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर नाउ. So I'll keep this much for the lecture. In the next lecture, we'll move ahead and talk about two topics. One is the chromosomal disorders and another is the pedigree analysis, जो previous lecture में बाकी रह गया था. ठीक है? Okay, चलो, bye bye.